सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोगों ने कल क्या कवर करा पहले वो देखते हैं। द यस्टरडेज टॉपिक वाज सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, तो हमको इतना समझ में आया कि हमें अगर प्रोग्राम टाइप करना है तो वी नीड अ टेक्स्ट एडिटर। वो टेक्स्ट एडिटर एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर हो सकता है जैसे नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, और इट कैन बी एन IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें अपने को टेक्स्ट एडिटर तो मिलता ही है, पर टेक्स्ट एडिटर के साथ में वी ऑल्सो गेट सम इंटीग्रेटेड टूल्स, सम बिल्ड ऑटोमेशन टूल्स विच विल हेल्प अस आउट इन कंपाइलिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम्स। ओके, साथ में डीबगिंग की फैसिलिटी भी अपने को अच्छी मिलती है एक IDE में। और ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट को, पूरे सॉफ्टवेयर को, जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें बहुत सारे अगर प्रोग्राम्स हैं तो उन सबको ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना इज वेरी इजी यूजिंग एन IDE। टुगेदर विथ इट एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हम लोगों को और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे इंटेलिजेंट कोड कंप्लीशन फीचर। ये हो सकता है आपको ब्लूजे में मिले, हो सकता है ना मिले, दूसरे IDEs के अंदर हम अपने को ये चीज़ें मिल जाती है। सबसे फेमस वर्ल्ड का IDE है नेटबीन्स और एक्लिप्स। नेटबीन्स इज बेसिकली ऑरेकल का खुद का है नेटबीन्स, और एक्लिप्स भी एक IDE है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इनको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़े बड़े इंटरप्राइजेस कंपनीज इनको यूज़ करती हैं फॉर डेवलपिंग देयर प्रोजेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम इट, इन टेक्स्ट एडिटर में अपन ने एक बार जावा में प्रोग्राम लिख दिया तो लिखने के बाद वी नीड टू कंपाइल दैट प्रोग्राम इनटू बाइट कोड्स, एंड फॉर कंपाइलिंग वी नीड जावा कंपाइलर। और जावा का कंपाइलर हमको मिलता है JDK नाम के सॉफ्टवेयर के साथ में। अब ये जो JDK नाम का सॉफ्टवेयर है ये भी हमें ओरेकल खुद प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग एडिशंस के लिए मिलता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स या ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए ये अलग अलग आता है। ठीक है, एडिशन बोले तो SE ME EE सबके लिए अलग अलग है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स बोले तो विंडोज, मैक OS, लिनक्स, सोलारिस, इन सब के लिए अलग अलग है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट JDK के साथ में JRE बंडल्ड होके आता है अगर आपने JDK डाउनलोड करा है तो। ठीक है, बट इफ somebody requires only to execute कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम्स, मतलब कोई पहले से कंपाइल किया हुआ जावा का प्रोग्राम है, सिर्फ उसको रन करना है आपको। शॉर्ट में इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपको सिर्फ जावा का प्रोग्राम रन करवाना है, डेवलपमेंट नहीं करना, प्रोग्राम नहीं टाइप करना है, बनाना नहीं है, कंपाइल नहीं करना है। यू ओनली नीड टू एग्जीक्यूट द जावा प्रोग्राम। इन दैट केस यू नीड ओनली वन सॉफ्टवेयर। You don't need this simple text editor or IDE. You don't need JDK. You only need one software, and that is JRE, and that is Java JRE, Runtime Environment. Java Runtime Environment. Okay, thank you so much. ठीक है, that is JRE, Java Runtime Environment. तो तीनों की अपने को बेसिक नेसेसिटी और तीनों का सिग्निफिकेंस प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि ये तीन सॉफ्टवेयर से बेसिकली जिनके बिना सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करना हम लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट है, जावा के प्रोग्राम्स बनाना। ठीक है, क्योंकि कंपाइलर सिर्फ JDK के साथ में आ सकता है, नो अदर कंपनी कैन गिव यू कंपाइलर, नॉट इवन योर IDE। जैसे ब्लूजे भी कंपाइलेशन का काम खुद नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको फैसिलिटेट कर सकता है कि आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करो और वो एग्जीक्यूट कर दे, कंपाइल करवा दे। पर किसके थ्रू करवाएगा JDK के थ्रू ही। ये हमने कल वेरीफाई करा था, हमने इंटरनेट से ब्लूजे डाउनलोड करा, उसके बाद हमने जब उसको इंस्टॉल करा तो वी हैव सीन कि ब्लूजे की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में, जहां पे ब्लूजे इंस्टॉल्ड है उस जगह पे C ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, ब्लूजे, वहां पे JDK भी पड़ा हुआ है उसी के अंदर। So it also works together with JDK basically. Without JDK you cannot do anything in, मतलब जावा का कंपाइलेशन ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। JDK साथ में, और JDK के साथ में और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं। ठीक है, आपको सिर्फ JDK के साथ में जावा कंपाइलर आता है और जावा इंटरप्रेटर आता है, ये दो चीज़ें ध्यान रख लो बस, काम हो जाएगा। और JDK के साथ में क्या चीज़ें फ्री में मिलती हैं, तो हमें मिलते थे JDK के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एग्जाम्पल्स जो बने बनाए हैं, प्लस यू गेट JRE, प्लस यू गेट पूरा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब पूरी जावा की लाइब्रेरी का सोर्स कोड। ये सोर्स कोड हमारे काम में आता है फॉर रेफरेंसिंग, एजुकेशन पर्पस के लिए, सिर्फ स्टडीज के लिए हमें काम में आ सकता है। ठीक है, तो ये पूरा सोर्स कोड वो अपने को साथ में देते हैं, और इसी से हमें समझ में आता है कि जावा इज ओपन सोर्स, उसका पूरा सोर्स कोड अवेलेबल है। ठीक है, ओके, देर इज नो ऑल्टरनेटिव टू JDK, ये ध्यान रखने की चीज थी। JRE मतलब जावा रन टाइम एनवायरमेंट, एक ऐसा एनवायरमेंट जिसमें जावा में लिखे हुए प्रोग्राम्स जिनको कंपाइल किया जा चुका है, मतलब बाइट कोड्स, इनको रन किया जा सके। सो
जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट है, अपने कंप्यूटर के ऊपर ये एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें जावा में लिखे हुए प्रोग्राम्स, कंपाइल्ड प्रोग्राम्स हम रन कर सकते हैं। इसलिए डेफिनेशन है, इट इज एन एनवायरमेंट विद इन विच कंपाइल्ड जावा प्रोग्राम्स कैन रन। ठीक है, जावा क्लास और जावा रन टाइम एनवायरमेंट के साथ में क्या क्या चीजें आती है, तो दो मेन चीजें हैं, एक जावा वर्चुअल मशीन और एक जावा एपीआई, जावा की लाइब्रेरी। जावा कंपाइलर नहीं आता, जेआरई के साथ में जावा का कंपाइलर नहीं आता, कंपाइलर सिर्फ जेडीके के साथ में आता है। यहाँ पे दो चीजें मिल गई, जावा एपीआई एंड जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम। ठीक है, जेडीके जेआरई इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं हम लोग ओरेकल की वेबसाइट से। और इसके अपार्ट फ्रॉम हमने देखा कि जावा का कंपाइलर खुद एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम एक EXE फाइल है। अब इस प्रोग्राम भी है तो प्रोग्राम को किसी न किसी लैंग्वेज में लिखा होगा। सो इनिशियली जावा का कंपाइलर लिखा गया था C++ लैंग्वेज में, एंड लेटर ऑन इसको बाद में लिखा गया जावा लैंग्वेज में ही लिखा गया। और उसके बाद इसको कंपाइल कैसे किया, तो C++ लैंग्वेज में लिखे गए कंपाइलर से, C++ में लिखे गए जावा के पुराने वाले कंपाइलर से इस नए वाले कंपाइलर को कंपाइल कर दिया। ठीक है, दैट इज नोन एज कंपाइलर बूटस्ट्रैपिंग एक तरह की। ठीक है, इस जावा सी कंपाइलर बूटस्ट्रैप्ड, तो यस इट इज बूटस्ट्रैप्ड बेसिकली। अब अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, एब्सोल्युटली नो इश्यूज, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, इट इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सिंपल टेक्स्ट एडिटर के बारे में बात करी थी हमने। सिंपल टेक्स्ट एडिटर में किसी तरह का फॉर्मेटिंग का सपोर्ट नहीं होता, इटैलिक्स बोल्ड कुछ भी नहीं कर सकते, कोई फोटोज कुछ भी ग्राफिक्स कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर रहे हैं, ये सब नहीं कर सकते। सो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज नॉट अ सिंपल टेक्स्ट एडिटर। सिंपल टेक्स्ट एडिटर इज नोटपैड और नोटपैड प्लस प्लस के जैसे। ठीक है, IDE क्या होता है, IDE में बहुत सारे फीचर्स थे और बेसिक अपने को एग्जांपल्स ध्यान रखने थे तीन, जो नेटबीन्स, एक्लिप्स और ब्लूजे, बस ये तीन नाम ध्यान रख लो, काम हो जाएगा, बाकी और कुछ मत समझो। ये कुछ भी ध्यान नहीं रखना, डेफिनेशन भी ध्यान नहीं रखना, पर सिर्फ होता क्या है ये पता होना चाहिए कि IDE क्या है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए एटलीस्ट। IDE इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें डेवलपमेंट के सारे टूल्स एक जगह पे इंटीग्रेटेड हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, यहाँ तक की प्रोग्राम, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हमारा कल अपन ने पढ़ के कवर किया था। दिस वाज अ बेसिक ब्रीफिंग अबाउट यस्टरडेज टॉपिक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस। जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस आप शॉर्ट में बहुत अच्छे से देख चुके हो, दिस टाइम वी नीड टू लर्न इट इन डिटेल, बहुत प्रॉपर और बहुत डिटेल में अपने को देखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि आपको इन एंड आउट बहुत कुछ समझ में आएगा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स सी द जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस इन डिटेल। अब डिटेल में समझने के लिए आपको कंप्यूटर इन और आउट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर में हमको अभी तक इतनी चीज़ पता है कि कीबोर्ड और माउस के थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, मतलब सीपीयू को इनपुट जाता है और उस सीपीयू में से कुछ प्रोसेसिंग होके रिजल्ट आउटपुट में आता है, आउटपुट डिवाइस के पास, जैसे कि आपके मॉनिटर पे या प्रिंटर पे। ओके, एक बेसिक प्रोसेस इतनी पता है, लेकिन वी डोंट नो कि सीपीयू के अंदर क्या क्या है और उसमें क्या होता है। ठीक है, सो इस चीज़ को ढंग से समझने के लिए हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि सीपीयू में क्या क्या चीज़ें हैं। सो व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन सीपीयू। तो सबसे मेन चीज़ अगर सीपीयू में बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसके अंदर एक चीज़ तो जो होती है दैट इज़ प्रोसेसर। दूसरी चीज़ प्रोसेसर के अलावा जो मेन काम की चीज़ें हैं उसमें एक है रैम, एक है रोम, एक है हार्ड डिस्क ड्राइव, या इसका ऑल्टरनेटिव आज की डेट में सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव अ डिवाइस विच इज नोन एज मदरबोर्ड, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस मदरबोर्ड पे ये सारी चीजें आके अटैच होती हैं। ठीक है, सो बेसिक अभी अपने सबसे ज्यादा काम की जो चीजें हैं सिर्फ इतने कंपोनेंट्स, और भी कंपोनेंट्स हैं, हमें उस बारे में अभी डिटेल में बात नहीं करनी, हमारा काम सिर्फ इतने से हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये समझें कि इसमें एक प्रोसेसर तो सबको समझ में आया कि जैसे क्वालकॉम का प्रोसेसर होता है, इंटेल कंपनी का प्रोसेसर होता है, ऐसे प्रोसेसर एक है जो मेन प्रोसेसिंग करेगा, एक मदरबोर्ड है जो इन सारे कंपोनेंट्स को अटैच करके रखेगा। अब जो बीच में आपको ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर नोन एज स्टोरेज डिवाइसेस। इन सबको स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। ठीक है, सो हम बेसिकली आज हमें डिटेल में जो देखना है, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। इनको थोड़ा सा ढंग से देखें तो अपने को पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि जावा का प्रोग्राम कैसे चलता है, और सिर्फ जावा ही नहीं, कोई भी प्रोग्राम कैसे चलता है।
ठीक है. सो स्टोरेज डिवाइसेस, सो बेसिकली स्टोरेज devices, or we can say, we can call it as memory unit. ठीक है, just give me a second. और वी कैन से मेमोरी यूनिट. इन सबको अपन किसी पर्टिकुलर, मतलब इनको कुछ टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है. तो बेसिकली वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज. एक है परमानेंट और दूसरी है टेम्पररी. ठीक है, अपने पास में दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस हैं. ओके, अब ये जो दो तरह की स्टोरेज डिवाइसेस हैं, परमानेंट और टेम्पररी, जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है बेसिकली अपने को कि परमानेंट और स्टोरेज में, परमानेंट और टेम्पररी में क्या होता होगा. ठीक है, सो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस जिसके अंदर आपने एक बार डेटा स्टोर कर दिया, उसके बाद आपने अगर पावर सप्लाई बंद भी कर दिया, मतलब करंट उसको देना बंद भी कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया कंप्यूटर को, तो भी इसके अंदर डेटा परसिस्ट करेगा, इसके अंदर डेटा मेंटेन रहेगा, अपने आप डिलीट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा. सो द परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एनी अदर विच यू नो परमानेंट, एनीवन? मोबाइल, रैम एंड रोम. रैम एंड रोम में से रैम नहीं है, रोम है. रोम इज बिकॉज रीड ओनली मेमोरी अपन इसको बोलते हैं. ठीक है, इसके काफ़ी सारे फॉर्म्स चेंज हो चुके हैं नए ज़माने में. दिस इज़ ओनली अ फ्लैश मेमोरी, एक तरह की फ्लैश मेमोरी है. अब रोम नहीं बची वो, इट्स अ फ्लैश मेमोरी. बट स्टिल थियोरी के हिसाब से, पुराने ज़माने के हिसाब से देख रहे हैं, रोम, HDD, SSD, रोम. रैम जो है दैट इज़ टेम्पररी. और भी परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं आपके पास में. पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड जिसका यूसेज अब बहुत लिमिटेड हो गया, आप शायद ही कोई यूज करता है मेमोरी कार्ड, सेलफोन की इंटरनल मेमोरी में काम हो जाता है सबका. ठीक है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड. ठीक है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो होती हैं, एक्सटर्नल सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो होती हैं, वो सब इसी में आ गई मान लो. बट दीज ऑल आर परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस एंड ओनली रैम इज अ टेम्पररी मेमोरी. इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि कैशे एंड रजिस्टर. ये दो नाम अगर आप अभी स्किप भी कर दोगे तो चलेगा. यस, DVD. डीवीडी, ओके, यस. वो मैंने इसलिए मेंशन नहीं करा सिर्फ क्योंकि वो भी बहुत पुराने ज़माने की चीज़ हो गई. आज के डेट में कोई डीवीडी या सीडी ड्राइव का यूज़ नहीं करता. ठीक है, किसी के लैपटॉप्स में आने ही बंद हो गई. लैपटॉप्स के साथ में अब सीडी डीवीडी ड्राइव इंटीग्रेटेड नहीं आती. डेस्कटॉप्स में भी डीवीडी सीडी जिनके पुराने हैं उनके पास होगा, पर सीडी डीवीडी जब मार्केट में चलती ही नहीं है तो कोई उसको यूज़, मतलब कैसे कर पाओगे, कहाँ यूज़ करोगे एक्चुअली. ठीक है, सो ये पुराने टाइम की चीज़ और ये नए ज़माने की. बट यस, डीवीडी एंड सीडी ड्राइव्स वर आल्सो परमानेंट स्टोरेज डिवाइस. सो परमानेंट स्टोरेज की कहानी समझ में आई. स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत ही क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मैथ्स का कुछ इक्वेशन, कुछ वो आपके पोलिनोमियल्स, बाइनोमियल्स, वो जो भी होते हैं, कोई एलजेब्रिक इक्वेशन है आपकी, कुछ सॉल्व करनी है मेरे को, कुछ उसमें रूट्स निकालने हैं, व्हाटसोएवर समझ लो आप, निकालना है. तो अब सबसे पहले आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी रूट्स निकालने के लिए? व्हाट यू नीड, कैलकुलेट करना है तो क्या चीज़ चाहिए आपको? एनीवन? फॉर्मूला. और उससे भी बेसिक क्या चीज़ चाहिए? फॉर्मूला तो ठीक अपनी जगह, उससे भी बेसिक क्या? मेथड. उससे भी बेसिक, उससे भी बेसिक जिसके बिना तुम सॉल्व सर नहीं कर सकते. इक्वेशन और नंबर. इक्वेशन नंबर भी दे दिया सर मैंने. वेरिएबल्स एंड सर इक्वेशन और नंबर. सर पेन और सर कैलकुलेशन. सर कैलकुलेशन कंप्यूटर पे नहीं करना है ना, अपने को रियल लाइफ में निधि मैम ने एक प्रॉब्लम दिया, सॉल्व करना है, कैसे करोगे? सर पेन एंड पेपर. एग्जैक्टली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड अ पेन एंड अ पेपर. ठीक है, एक पेपर चाहिए जिस पे हम उसको नोट करेंगे टेम्पररीली सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए, राइट? या फिर व्हाइट बोर्ड चाहिए. अब पेपर जो हो गया हमारा या कॉपी जो हो गई हमारी, दैट इज अ टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी.
एक बार लिख दिया, मिटा नहीं सकते। हाँ, पेंसिल से लिखा हो तो फिर भी मिटा सकते हैं, बट मान लो भी पेन से लिख रहे हैं, तो उस केस में कॉपीज आपकी जो है ये परमानेंट स्टोरेज है। वहीं टेम्पररी स्टोरेज की बात करें, जैसे कि स्लेट, पेम पट्टी पे लिखते हैं, या फिर अब वो तो कोई यूज नहीं करता, तो व्हाइट बोर्ड और मार्कर है आपके पास में, दैट इज टेम्पररी स्टोरेज। सो हमें क्या हमारा सिर्फ एक से काम हो जाता है कि हमें ये दोनों चीजें चाहिए ही होती हैं? रियल लाइफ में हम सिर्फ कॉपी पेन से काम करते हैं? बचपन से आज तक हमने सिर्फ कॉपी पेन पे ही काम करा, या फिर हमने कुछ और भी चीजें यूज करी, पेन पट्टी या व्हाइट बोर्ड या कुछ, या आज भी यूज करते हैं हम? डेफिनेटली वी यूज, मेनी पीपल यूज पेन पट्टी या व्हाइट बोर्ड। कितनी चीजें हम कॉपी के अंदर करेंगे, कितनी कॉपियां भरेंगे, कुछ टेम्पररी सॉल्व करके देखना है, फटाफट फटाफट कैलकुलेशंस करने, कुछ चीजें करनी है, तो वी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज व्हाइट बोर्ड्स। और छोटे बच्चे भी जो होते हैं दे यूज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाइट बोर्ड्स। ठीक है, सो कहने का मतलब मैं सिग्निफिकेंस समझाना चाह रहा हूं कि हमें दोनों की जरूरत है। हमें परमानेंट स्टोरेज डिवाइस भी चाहिए, हमको टेम्पररी स्टोरेज डिवाइस भी चाहिए। हर चीज परमानेंट स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करने लायक नहीं होती है, और हर चीज टेम्पररी भी नहीं होती है, उसको परमानेंट भी स्टोर करना पड़ सकता है। सो नेसेसिटी दोनों की अपनी जगह। सो इन द सेम वे हमें रैम की भी जरूरत है और हमें हार्ड डिस्क की भी जरूरत है। हमें कंप्यूटर में दोनों चीजें चाहिए, पर एक चीज ध्यान रखना, आपका कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा अगर आपके कंप्यूटर में रैम नहीं है तो। और आपका कंप्यूटर मतलब अगर हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है तो स्टार्ट हो जाएगा, इट विल डेफिनेटली गेट स्टार्ट। अगर उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है तो स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट होने के बाद स्क्रीन पे कुछ मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ, नो हार्ड डिस्क ड्राइव फाउंड, नो ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, ऐसा कुछ जो भी मैसेज आएगा, बट कंप्यूटर स्टार्ट होगा एटलीस्ट। बट विदाउट रैम कंप्यूटर विल नॉट इवन स्टार्ट, स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, रैम के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। सो रैम को एक और नाम दिया, दैट इज नोन एज प्राइमरी या मेन मेमोरी। ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, ठीक है। और इसमें एक रोम जो हमारे पास में है, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी मेमोरी। ये कंप्यूटर में होता ही है, ये भी प्राइमरी मेमोरी है। रोम इज ऑल्सो प्राइमरी, रैम इज ऑल्सो प्राइमरी, ये दोनों मिलके प्राइमरी मेमोरी हुए। बाकी सारों को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, एसएसडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी, ये सब सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन अपन ने आपको परमानेंट और टेम्पररी के हिसाब से भी समझा दिया। रीड ओनली मेमोरी इस नाम से ही समझ में आ रहा है, एक बार उसमें डेटा कुछ लिख दिया उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते, रीड ओनली है वो सिर्फ। सो ऑब्वियसली रीड ओनली है मतलब परमानेंट है, उसके अंदर अब चीज हटेगी नहीं वहां से। सो इतनी कहानी समझ में आई कि रैम हमारी टेम्पररी है और हार्ड डिस्क ड्राइव हमारी परमानेंट है। अब किस तरह से काम होता है जरा ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ढंग से समझना कि किस तरह से इसमें काम होने वाला है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे को एक फाइल बनानी है, ठीक है, अपनी जावा का प्रोग्राम लिखने के लिए मेरे को एक फाइल बनानी है, ठीक है, आई नीड अ फाइल। इस फाइल का नाम मैं देना चाहता हूं hello.java। अब ये जो फाइल है ये मैं कहां बनाऊं? तो सबसे पहले फाइल बनाने के लिए व्हाट वी डू है ना, अभी पहला तरीका बता रहा हूं। हम यूजुअली क्या करते हैं, हम नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेते हैं, वी ओपन नोटपैड प्लस प्लस। ये नोटपैड प्लस प्लस ओपन हो गया। अब इस नोटपैड प्लस प्लस में हम कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट। हम जो भी चीज यहां पे लिखते हैं, जो भी हम टाइप करते हैं, वो सब कहां स्टोर होता है, वो सब कहां जाता है? तो वो सब होता है रैम में, दैट ऑल गोज टू रैम। सबसे पहले ये सब चीजें होती हैं रैम के अंदर, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म बेसिकली है रैंडम या रैंडमली एक्सेसिबल मेमोरी, ठीक है, ये रैम का फुल फॉर्म है बेसिकली। लेकिन यहां अभी हम बात करें, अभी फुल फॉर्म का मीनिंग क्या है, रैंडमली एक्सेसिबल क्यों बोलते हैं, उस जगह नहीं जाना, ठीक है, फिलहाल में उस चीज को छोड़ो। अभी सिर्फ बात करते हैं कि हम जब भी कोई फाइल ओपन करते हैं, फाइल मत ओपन करो, सॉरी, कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करा और हमने फाइल बनाना शुरू करी है ना, हमने टाइप करना शुरू कर दिया, जैसे अभी हमने यहाँ पे करा शुरू, तो ये सब जो डेटा है, दिस ऑल इज गोइंग इनटू दी रैम। जो भी काम अभी हो रहा होता है वो सब चीजें रैम में हो रही होती हैं, ठीक है। बट
इफ वी वांट दैट वर्क टू बी सेव्ड मतलब हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर चालू करें नेक्स्ट टाइम तो हमें ये चीज वापस से मिले, तो हमें उस सारी चीज को एज अ फाइल उसको सेव करना पड़ेगा हार्ड डिस्क ड्राइव में। हार्ड डिस्क ड्राइव में जो भी चीज सेव होती है वो सारी चीजें फाइल्स या फोल्डर के रूप में होती है। ठीक है, फोल्डर भी भूल जाओ, अभी सिर्फ फाइल्स मान लो। एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स। आप कुछ भी डेटा हो, आपकी मूवी है तो उसकी फाइल होगी, सॉन्ग है तो उसकी फाइल है, आपके गेम है तो गेम की फाइल्स होंगी बहुत सारी, आपका वर्ड का डॉक्यूमेंट है तो इट इज ऑल्सो अ फाइल, जावा का प्रोग्राम है दैट इज ऑल्सो अ फाइल। ठीक है, सो ईच एंड एवरीथिंग इज फाइल एंड फाइल्स गोज इनटू योर हार्ड डिस्क ड्राइव। जब तक आप किसी फाइल को हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं करोगे तब तक आपका डेटा सेव नहीं होगा, परमानेंटली सेव्ड नहीं होगा। कंप्यूटर जैसे ही बंद करोगे उड़ जाएगा। जो भी चीज रैम में होती है वो सब टेम्पररी होती है, जैसे ही कंप्यूटर बंद करते हैं तो वो सब चीजें हट जाती है। ये बात पहले भी कर चुका हूं। जैसे मानो मैंने इसमें कुछ भी लिखा अभी इस फाइल के अंदर, और अगर मैं कंट्रोल एस करके सेव ना करूं उस चीज को तो वो चीज हार्ड डिस्क में जाके स्टोर नहीं होगी। डू यू रिमेंबर एवरीवन? सबको ये वाली कहानी तो ध्यान है अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। ओके चलो परफेक्ट। तो यहां तक सर। तो अपने को चीज समझ में आई। यस बोलो। सर बट नोटपैड प्लस प्लस में एक फीचर है कि आप भले फाइल सेव नहीं करो पर फिर भी आपका मटेरियल जो लिखा हुआ वो वहीं पे रहता है बंद करने के बाद भी। हाँ, यस 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 डेफिनेटली, ये नोटपैड प्लस प्लस में फीचर है, पर वो किसी और तरीके से उस फीचर को इम्प्लीमेंट करता है। और सिर्फ उसमें नहीं, कुछ और चीज़ों में भी इम्प्लीमेंट हो गया है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी क्या होता है, अपन अगर कुछ चेंजेस कर दें तो थोड़ी थोड़ी देर में वो अपने आप सेव करता रहता है, ताकि आपकी गलती से लाइट चली जाए और नेक्स्ट टाइम आप कंप्यूटर चालू करो और आपकी वर्ड की फाइल ओपन करो तो वो ऑप्शन देगा रिकवरी का, कि क्या आपने जो पिछली बार जो आपने टाइप करा वो रिकवर करना चाहते हो आप। ठीक है, सो वो कंटिन्यूसली सेव कर रहा है। पर पर्पस समझो, सेव जो भी चीज हो रही है, कुछ भी जैसे नोटपैड प्लस प्लस कर रहा हो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर रहा हो, कोई भी कर रहा है तो सेविंग का काम हार्ड डिस्क में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। एवरीथिंग विच इज देयर इन हार्ड डिस्क कैन मतलब इज परमानेंट। हार्ड डिस्क के अलावा कहीं है मतलब रैम में है तो इट इज नॉट परमानेंट। ठीक है, चलो अब एक और चीज समझना, जब तक कि आप किसी चीज को रैम में लेके नहीं आओगे तब तक उस चीज के ऊपर काम नहीं हो सकता। मतलब मेरे कंप्यूटर में ढेर सारी फाइल्स हैं, ठीक है, ढेर सारी, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं जब तक उस प्रोग्राम को, मैं जैसे उसको कंपाइल करने पे के लिए कमांड दूंगा तो वो प्रोग्राम उठ के रैम में जाएगा, वहां कंपाइलेशन होगा। जो भी काम होता है सारा कहां हो रहा होता है? रैम में। इस एग्जाम्पल को ढंग से समझते हैं। मानो एक अलमीरा है, इस अलमारी एक कबर्ड के अंदर आपके पास में बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और बहुत सारी कॉपीज हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉपीज और बुक्स हैं। अब मैंने आपसे बोला कि फिजिक्स की बुक में से पढ़ाई शुरू करूं, मतलब आप कुछ काम करना चाह रहे हो उस बुक पे। बुक आर बेसिकली फाइल, सभी बुक को अपन फाइल से डिनोट कर रहे हैं, और जो कबर्ड है उस कबर्ड को हम बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव बोल रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज योर हार्ड डिस्क ड्राइव? इट्स योर कबर्ड, ये आपका कबर्ड है। अब ये जो कबर्ड जो अपना है, इस कबर्ड के अंदर अपने पास में बुक्स रखी हुई है। ठीक है, दिस बुक्स आर बेसिकली योर फाइल्स, अपन ऐसा मान रहे हैं। इनको अगर मेरे को किसी पे भी काम करना है तो बेसिकली व्हाट आई डू इज, इनको मैं लेके आता हूं टेबल पे। मेरी जो स्टडी टेबल होगी उस स्टडी टेबल के ऊपर लाके मैं बुक रखूंगा। तो मैंने इसके ऊपर लाके रखी मेरी फिजिक्स की बुक। यहां पे ढेर सारी बुक्स हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क में ढेर सारी बुक्स पड़ी, कबर्ड में ढेर सारी बुक्स हैं, पर जिस पे काम करना है उसको लेके आता हूं मैं कहां पे? टेबल के ऊपर। उसके ऊपर काम करता हूं, काम हो जाता है, वापस कहां रखता हूं? कबर्ड के अंदर। ठीक है, बुक है या कॉपीज हैं अपनी, जो भी बुक्स एंड कॉपीज व्हाटसोएवर यू हैव, इन सब चीजों को अपन जब तक टेबल पे लेके नहीं आएंगे तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। टेबल पे लाने के बाद हम उसमें काम कर पाते हैं। सो हमने उसके अंदर काम करा और वापस उठा के उसको वहां रखा। ठीक है, काम कौन कर रहा होता है? काम करते हैं हम बोले तो हम अपने आप को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने आप को डिनोट कर सकते हैं प्रोसेसर से। प्रोसेसर और हम एक ही चीज। ठीक है, हमारा ब्रेन जो इसके ऊपर काम करने वाला है। हम अलमारी के अंदर बैठ के काम नहीं करेंगे, हम
कहाँ काम करेंगे? हम यहाँ पे टेबल और चेयर के ऊपर बैठने के बाद ही काम करेंगे, बराबर। ये चेयर के ऊपर टेबल और चेयर लगा के बैठते हैं और फिर ही हम काम करते हैं। ओके, सो इतना कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। इन द सेम वे ये जो टेबल है, दिस टेबल इज बेसिकली रैम। विदाउट रैम वी कैन नॉट स्टडी। हमें कोई तो टेम्पररी जगह चाहिए होगी, हवा के अंदर तो किताब को छोड़ नहीं सकते, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अपनी अर्थ में ग्रेविटी नाम की कोई चीज नहीं है। हमारे अर्थ के पास ग्रेविटी है, किताब को हवा में छोड़ोगे नीचे खिंचा जाएगी, गिर जाएगी नीचे, ठीक है। सो वी नीड समथिंग जैसे कि टेबल। दिस टेबल इज बेसिकली अ रैम। इतनी कहानी सबको क्लियर? तो अपने पास हार्ड डिस्क है जहां परमानेंटली फाइल्स स्टोर्ड है, रैम है जिसमें किसी भी चीज पे काम करना है तो वो रैम में आती है, और फिर प्रोसेसर उसको प्रोसेस करके वापस रैम में भेजता है, और रैम से वो चीज वापस हार्ड डिस्क में जाके सेव होती है, ठीक है। मतलब हमारे दिमाग में हमने कोई भी कैलकुलेशन करे, उसको हम यहाँ पे कॉपी के अंदर सॉल्व करते हैं, और फिर उस कॉपी को उठा के हम कहाँ रखते हैं? कबर्ड के अंदर रिटर्न वापस। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक का? रैम का सिग्निफिकेंस क्लियर कि रैम क्या होती है, और कंप्यूटर में रैम क्यों नेसेसरी है, ये चीज भी समझ में आई। विदाउट रैम, पहली चीज समझना, ये जो प्रोसेसर भाई है अपना, इसका ये कहना है कि जब तक आप कोई भी चीज उठा के रैम में नहीं लाओगे, मैं काम नहीं करूंगा, मैं उसको प्रोसेस नहीं करूंगा। क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो होती हैं, दे आर स्लोअर, वो काफी स्लो होती हैं एज कंपेयर टू रैम। रैम तकरीबन 10 से 100 गुना तेज होती है एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव, 10 to 100 टाइम्स, ठीक है। डिपेंड करता है, अलग अलग टाइप की हार्ड डिस्क और रैम्स आज मार्केट में अवेलेबल है, अलग अलग स्पीड्स वाली अवेलेबल है, अलग अलग जनरेशन वाली अवेलेबल है। सो मेरा कहने का मतलब कि प्रोसेसर का क्या कहना है कि जब तक तुम कोई भी चीज मुझे रैम में लाके नहीं दोगे, मैं काम नहीं करूंगा। तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी उठ के रैम में जाएगा, वहां ओपन होगा, फिर उस पर काम होगा, ठीक है। इसके अपार्ट फ्रॉम कोई भी चीज XYZ, आप जो जो चीज पे अभी काम कर रहे हो, आपने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है, आप गाने सुन रहे हो, आप मूवी देख रहे हो, आप जो भी चीजें कर रहे हो, सारी चीज रैम में हो रही होती है। कुछ भी चीज हार्ड डिस्क में प्रोसेसिंग नहीं होती, इतनी चीज दिमाग में बिठा लो। इसका एक और तरीका समझने का, यहां पे दिस नीचे वाला जो बार है, दिस बार इज नोन एज टास्क बार। इस टास्क बार पे ये टास्क दिख रहे हैं, टास्क मतलब जो जो काम कर रहा हूं मैं, प्रोसेसेस। एक और देखने का तरीका, ये तो सिर्फ जो प्रोसेस सामने दिख रही है वो है, बैकग्राउंड में ढेर सारी प्रोसेस चल रही है इस कंप्यूटर में। राइट क्लिक करा, टास्क मैनेजर को ओपन करा। ये टास्क मैनेजर जो है ये अपने को बताता है कि बैकग्राउंड में क्या क्या चल रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर वर्किंग इन बैकग्राउंड राइट नाउ। ये दिख रही मुझे, इतनी सारी प्रोसेसेस हैं, ढेर सारी, बहुत लंबी लिस्ट है। यहां से मैं स्क्रॉल करूंगा तो आप देखोगे देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर वर्किंग इन बैकग्राउंड, ठीक है। तो एक लेवल पे आपको ये कहानी समझ में आई कि बैकग्राउंड में बहुत चीजें चल रही हैं यहाँ पे, और जितनी चीजें चल रही है वो सबने मेमोरी ले रखी है, रैम। इसने 24 MB रैम ले रखी है, इसने सबने, सबकी अलग अलग मेमोरी है, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑक्यूपाइंग सम स्पेस इन योर रैम। अभी देखना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नेम वाइज अरेंज करता हूँ। नेम वाइज अरेंज करा तो इसमें टॉप में तो 5 चीजें जो मैंने ओपन कर रखी वो दिख रही हैं। एक तो माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक नोटपैड++, एक टास्क मैनेजर खुद ये जो ओपन करा है, और एक अपना फोल्डर विंडोज एक्सप्लोरर जो होता है, ये अपना ये फोल्डर है, दिस इज नोन एज, ये जावा एग्जीक्यूशन प्रोसेस वाला जो फोल्डर है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली विंडोज एक्सप्लोरर। ये भी एक सॉफ्टवेयर है, विंडोज एक्सप्लोरर भी, ये भी एक प्रोग्राम है, ये समझ लो। इन सब चीजों ने रैम ले रखी है, और ये सब प्रोसेसर का टाइम भी खा रहे हैं। देखो समय समय पे सब थोड़ा थोड़ा प्रोसेसर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा होता है कि किसी ने प्रोसेसर लिया। यहाँ हार्ड डिस्क में अगर ट्रांसफर चल रहा होता है तो वो यहाँ पे दिखता है। इंटरनेट से अगर कुछ डेटा इसमें आ रहा होता है तो यहाँ दिखता है, ठीक है। अभी इसी चीज को ढंग से समझते हैं। एक और तरीका इस चीज को समझने का, मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूं। ये मैंने ओपन करा माइक्रोसॉफ्ट गूगल क्रोम। आपको नहीं दिखेगा, आपको सिर्फ यहां पे दिखेगा। यहां पे देखो, जैसे ही ओपन करा प्रोसेसर ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग करी, और रैम में कुछ जगह घेरी उसने। कितनी? 450 MB। ओ माय गॉड, कितनी स्पेस घेर रहा है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, ठीक है। गूगल क्रोम मेरी दूसरी स्क्रीन पे है, वो ये रहा, ठीक है। अभी मैं उस गूगल क्रोम में
फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसको इधर साइड में स्नैप कर देता हूँ। अब बहुत ध्यान से देखना, मैं इस गूगल क्रोम में एक टैब और ओपन कर रहा हूँ। जैसे ही टैब ओपन करूंगा यहाँ पे मेमोरी और बढ़ेगी और यहाँ पे प्रोसेसिंग भी दिखाएगा वो कुछ। अभी तो हो ही रही है उसमें प्रोसेस। एक और खोला, ठीक है, वो देखो वहाँ पे मेमोरी बढ़ी। फिर एक और खोला मैंने, वो फिर मेमोरी बढ़ी वहाँ पे। फिर मैंने कुछ टैब ओपन कर दिया, मेमोरी बढ़ गई वहाँ पे। ठीक है, मैं एक एक करके इसके अंदर चीज़ें ओपन करते जाऊँ तो वहाँ पे मेमोरी बढ़ती जाएगी और प्रोसेसर यूज में आ रहा है। सो आपको सिर्फ समझाने का मकसद मेरा इतना है कि कंप्यूटर में पीछे क्या हो रहा है, एक लेवल पे आपको समझ में आए, एक हिंट मिले। हिंट ये मिली कि हमने गूगल क्रोम हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, जब तक वो इंस्टॉल्ड है तब तक वो रैम में जगह नहीं खा रहा है, लेकिन जब मैं उसको ओपन करता हूं तब वो रैम में स्पेस लेता है। अभी उसको बंद कर दूंगा तो रैम में कोई स्पेस नहीं लेगा वो। ठीक है, एवरीथिंग विच इज राइट नाउ एग्जीक्यूटिंग, अब भी जो भी चीज चल रही है दैट इज बेसिकली ऑक्यूपाइंग रैम। सेम कॉन्सेप्ट आपके मोबाइल में होता है। आपके सेल फोन में आपने जितनी एप्लीकेशंस ओपन करी है, आप सबको पता है एक नीचे नीचे एक ऑप्शन होता है, 3 बार्स रहते हैं जिसके थ्रू अपन देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में हमारी कौन कौन सी एप्लीकेशंस ओपन है। और जब हम उसमें से क्रॉस का बटन दबा देते हैं, अगर सबको क्लोज कर देते हैं, क्लोज ऑल एप्लीकेशन, तो हमारे सेल फोन में भी जो रैम है वो फ्री हो जाती है। सबको सेल फोन के रैम के बारे में पता है। रैम सेल फोन में भी होती है, जिसको अपन बोलते हैं 4 GB 64 GB। 4 GB 4 GB इज योर रैम, 64 GB इज योर परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। फोटोज क्लिक करे, वीडियोज रिकॉर्ड करे, व्हाट्सएप के मैसेज आए, जो भी चीजें हैं सब उसमें स्टोर्ड है। सो रैम के बारे में सबको कहानी क्लियर? क्या रैम से स्पीड का कोई रिलेशन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंप्यूटर की स्पीड का या सेलफोन की स्पीड का रैम से कोई रिलेशन है? तो इस सवाल का जवाब आप खुद दे पाओगे। मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर यहां पे इस स्टडी टेबल पे बैठ के मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मान लो यहां पे, ठीक है, अब ये स्टडी टेबल मेरी रैम है। ये टेबल कितनी बड़ी है या टेबल कितनी छोटी है, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या कि मैं कितनी तेजी से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? सॉल्व कौन कर रहा है प्रॉब्लम? मैं मतलब प्रोसेसर सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। तो टेबल का क्या सिग्निफिकेंस? टेबल तो सिर्फ एक जगह दी है। हाँ, फर्क क्या पड़ेगा वो बताता हूं। रैम कम या ज्यादा होने से फर्क ये पड़ेगा, या टेबल छोटी या बड़ी होने से फर्क ये पड़ेगा कि मैं एक साथ कितनी सारी बुक्स यहां पे ओपन करके रख सकता हूं। राइट, ये टेबल अगर इतनी बड़ी है तो इसमें मैं 6 बुक्स ओपन कर पा रहा हूं। टेबल मैंने बहुत बड़ी कर दी, ठीक है, इतनी बड़ी टेबल है मान लो, तो इस टेबल पे मैं कितनी बुक्स ओपन कर पाऊंगा? आई विल बी एबल टू ओपन, मतलब जितनी भी बुक्स वहां कर पा रहा था उससे ज्यादा, मान लो इस पे 20 बुक्स ओपन करके रख पा रहा हूं। पर एट अ टाइम में कितनी बुक्स के ऊपर काम कर सकता हूं? एट अ टाइम से मतलब मेरी जो स्पीड है वो तो लिमिटेड है ना। मेरी जो स्पीड है उसी स्पीड से काम करूंगा मैं, कि मेरी स्पीड बढ़ जाएगी? अगर टेबल बड़ी कर दी तुमने तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी काम करने की, ऐसा होगा क्या? बात समझ में आई? ठीक है। सो रैम का सिग्निफिकेंस सिर्फ ये है, सब लोग ध्यान रखना इस चीज का। रैम का सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है, हमें आज की डेट में सेलफोन में 4 GB रैम चाहिए होती, एक नॉमिनल है 4 GB, और लैपटॉप में भी हमें 4 GB चाहिए होती। इससे ज्यादा मिलती है कोई दिक्कत नहीं, अगर 8 GB रैम लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? सिर्फ बेनिफिट समझना, बेनिफिट सिर्फ इतना होगा कि आप एक साथ मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर पाओगे, या अपने मोबाइल में या लैपटॉप में बड़ी एप्लीकेशंस चला पाओगे। स्पेशली इतनी ज्यादा रैम की जरूरत पड़ेगी जब आप गेम्स खेल रहे हो या कोई भी ग्राफिक्स इंटेंसिव, मतलब जिसमें ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा रोल है, ऐसा कोई ग्राफिक्स इंटेंसिव काम जब कर रहे हो तो यू नीड मोर रैम, मोर स्पेस। या बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स के ऊपर आपको काम करना है, फाइल की साइज ही 1 GB 2 GB या 4 GB की तो फाइल की साइज है। आपको इतनी बड़ी फाइल के ऊपर अगर काम करना है तो यू नीड मोर स्पेस इन दी रैम। बराबर, जैसे मान लो बहुत बड़ी बुक है, तो इतनी बड़ी बुक को, मेरे पास टेबल है इतनी सी और बुक है इतनी बड़ी, तो उतनी बड़ी बुक को मैं टेबल के ऊपर कैसे रख के पढ़ाई करूं? सो
रैम इसलिए ज़्यादा चाहिए। लेकिन एक साधारण इंसान को, आपको, मुझे, हम लोगों को जिनको सिर्फ अभी प्रोग्रामिंग करनी है, सिंपल प्रोग्राम्स बनाने हैं जावा के अंदर, बहुत छोटे मोटे, और गाने सुनने हैं, मूवी देखना है, एंटरटेनमेंट करना है, हम लोगों को 4 GB से ज़्यादा रैम की ज़रूरत किसी हालत में नहीं है, ना लैपटॉप में ना सेलफोन में। सिर्फ तब है जब आपको हाई एंड गेमिंग करनी हो, सिर्फ और सिर्फ तब। और तब भी, तब तो है ना, गेम्स अगर खेलने हैं तो गेम्स के लिए कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि 8 GB रैम सफिशिएंट है, 8 भी कम पड़ जाएगी, हो सकता है तुम्हें 12 GB चाहिए हो, 16 GB चाहिए हो। सो बेसिकली सिर्फ रैम की कितनी नेसेसिटी है ये आपको समझ में आ गया। अपने कंप्यूटर में 4 GB की अपने को एक साधारण काम करने के लिए, ठीक है। जितनी ज्यादा मेरे कंप्यूटर में रैम होगी उतनी ज्यादा चीजें मैं ओपन करके रख सकूंगा। देखो अभी मैंने कितनी सारी चीजें ओपन कर रखी है। मेरी कितनी रैम यूज में आ रही है अभी, लेट्स सी मेरी कितनी रैम यूज में आ रही है अभी। यहाँ पे चलते हैं परफॉर्मेंस, यहाँ पे दिखता है मेरे इसमें रैम मेमोरी, ये मेरी मेमोरी है। मेरे कंप्यूटर में टोटल मेमोरी है, सॉरी टोटल मेमोरी कहाँ दिख रही है, यहाँ पे है 7.9 GB, मतलब 8 GB मेमोरी मान के चलो। उस 8 GB में से 5 GB मेरी मेमोरी यूज में आ रखी है, 5 GB अभी यूज में आ रखी है। तो सोचो अगर मेरे इसमें सिर्फ 4 GB की मेमोरी होती तो मैं काम कर पाता क्या इतना, मैं इतनी सारी चीजें ओपन करके रख पाता क्या, नहीं रख पाता, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान दें। दूसरा, ऐसा हो सकता है अभी मैंने बहुत सारी चीजें फालतू में ओपन करके रखी है, मेरे को जरूरत ही नहीं इतनी चीजों की, चुपचाप से बंद करो ना इन सबको। जितनी चीजों की जरूरत है बस उतनी ओपन करके रखो, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा, आपका कम रैम में काम हो जाएगा, ठीक है। जितनी जरूरत है उतनी चीज ओपन करो, 10 चीज के ऊपर एक साथ इंसान काम कर भी नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। जितनी जरूरत है उतना ओपन करो। लेकिन जब हम कंपनीज में जॉब करते हैं, जब हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के काम करने होते हैं, और भी भारी भारी काम जब करने होते हैं, तब हमें रैम की, ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो 8 GB रैम आज की डेट में अगर आप एक लैपटॉप लेने जाते हो जो थोड़ा सा फ्यूचर प्रूफ चाहिए आपको, तो एटलीस्ट 8 GB रैम लेनी चाहिए फिर आप लोगों को, ठीक है। इस बारे में यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। बिल्कुल जनरल नॉलेज और बेसिक आज का टॉपिक था, ताकि हम लोगों को एक पूरा हिंट मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कंप्यूटर में क्या क्या पार्ट्स हैं और इन सबका क्या सिग्निफिकेंस है काम करने के लिए, ठीक है। हार्ड डिस्क कम होनी चाहिए कि ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता स्पीड से। हार्ड डिस्क कम या ज़्यादा का सिर्फ सिग्निफिकेंस किस लिए है कि आप उसमें ज़्यादा मूवीज स्टोर करके रख पाओगे। मूवीज के अलावा कोई चीज़ें ज़्यादा जगह नहीं घेरती है। अगर आप सिर्फ पढ़ाई की चीज़ें स्टोर करोगे ना आपके कंप्यूटर में, तो मुश्किल से आपका 2-5 GB में काम हो गया, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मेरा टीचिंग मटेरियल वाला फोल्डर, इस टीचिंग मटेरियल वाले फोल्डर को मैं देखूं तो मुश्किल से 200 MB या 500 MB का होगा मेरा फोल्डर पूरा, मैक्सिमम बता रहा हूं बस मैं ये चीज़। बट मूवीज ऑक्यूपाई योर मेजोरिटी पोर्शन अनडाउटेडली, इसीलिए मेरे इसमें भी आपको दिखेगा सबसे ज़्यादा मैंने जो स्पेस दे रखी 200 GB इंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है। इधर भी फोटोज 585 GB, फोटोज सबसे ज्यादा जगह लेते हैं। फिर डेटा मेरा और भी कुछ, जैसे मेरे टीचिंग मटेरियल्स और एटसेट्रा कुछ होगा, तो उसमें मेरा कुछ चीजें पड़ी हुई है, पर उसमें वीडियोस भी, मेरे लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड एंड समथिंग्स, इसलिए उसने इतनी स्पेस ले रखी। नहीं तो बेसिकली जरूरत ही नहीं है। आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स, कंप्यूटर में जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं और सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो सिर्फ कितनी स्पेस लेते हैं, तो वो देखो यहाँ 100 GB में से 45 GB फ्री है। मतलब बेसिकली 50 GB, 50 से 55 GB में सारे सॉफ्टवेयर आ गए। ऑल दी सॉफ्टवेयर विच आई नीड एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब चीजें सी ड्राइव में है, ये सब सी ड्राइव में है। विंडोज भी यही है, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम्स मतलब सब कुछ स्टोर्ड है उसमें, ठीक है। एनी डाउट्स यहां तक अभी कोई? बिल्कुल बेसिक जनरल नॉलेज का डिस्कशन है, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। सर बोलो। सर जैसे रैम से चीज़ें हार्ड डिस्क ड्राइव में सेव होती है, तो एसएसडी का क्या काम होता है? एसएसडी जो है वो हार्ड डिस्क का नया जनरेशन है। हार्ड डिस्क की नई जनरेशन है, मतलब अब कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है, अब कंप्यूटर में सिर्फ एसएसडी से काम हो जाएगा। मेरे कंप्यूटर में मैंने एसएसडी और हार्ड डिस्क दोनों क्यों लगाई, समझना। एसएसडी आती है महंगी, महंगी मतलब आज मैं 4000 रुपए की अगर एसएसडी खरीदूं तो मुझे 4000 रुपए में एसएसडी मिलेगी, मान के चलो 256 GB। कितनी मिलेगी एसएसडी? एसएसडी में अगर खरीद के लाऊं कितनी, 256 GB ओनली मुझे मिल रही है 4000 में।
आज अभी मैंने रिसेंटली मैंने अभी ऑर्डर करा है, आई हैव परचेज्ड अ हार्ड डिस्क ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव मैंने परचेज करी अभी, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सटर्नल की हार्ड डिस्क ड्राइव में और इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव के प्राइसेस में मामूली सा फर्क है, पर डिफरेंस देखना। मैंने अभी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव ऑर्डर करी है 1.5 टीबी, 1.5 टीबी मतलब 1500 जीबी की, और उसकी कॉस्टिंग है 4000 रुपीज। डिस्काउंट काटने के बाद मुझे इसके ऊपर ये पड़ जाएगी 3600 की, 3600। अभी सेल चल रही है तो उसमें फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन एंड ऑल, तो इसके थ्रू अपने को इतने में पड़ जाएगी। तो आप कंपेयर करो कि एसएसडी कितनी महंगी है। वहां सिर्फ 256 को 250 कर लो भी, मान लो 250 जीबी मिल रहे हैं मुझे यहाँ पे, आई एम गेटिंग ओनली 250 जीबी, और यहाँ पे मुझे मिल रही है 250 से कितना टाइम्स, डबल करूं तो 500, ठीक है, 4 टाइम्स करूं तो 1000, ठीक है, 6 टाइम्स मतलब 6 गुना का फर्क है। सो एक समझदार इंसान क्या करता है, बेसिकली ज्यादा 250 जीबी से ज्यादा की किसी को जरूरत ही नहीं है। आज आप एक लैपटॉप खरीदते हो मार्केट में, अभी लैपटॉप मिल रहा है 38,000 रुपीज में, एक लैपटॉप आ जाता है अच्छा, जिसमें इंटेल कोर i3 प्रोसेसर होगा 11th जनरेशन वाला, 4 GB रैम है, ठीक है। इसी को 38 की जगह लेट इट बी 40,000 कर दो तो 8 GB रैम है आपको, यू आर गेटिंग अ 8 GB रैम एंड 512 GB की SSD मिल रही है। यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क मिल ही नहीं रही है, सिर्फ SSD दे रहे हैं 512 GB। एक साधारण इंसान का काम इतने में बहुत आसानी से होता है। मैं बोल रहा हूँ ना, जगह सबसे ज्यादा क्या चीज घेरती है, मूवीज, और मूवीज के लिए हमें स्पीड की जरूरत नहीं है। सो इसलिए क्या करना चाहिए, मैंने भी जो हार्ड डिस्क ऑर्डर की है सिर्फ मूवीज के लिए, इसके अंदर मैं मूवीज स्टोर करके रखूंगा, मूवीज का बैकअप लेके रखूंगा, या अपने फोटोज या डेटा, कुछ चीजें होंगी, मेरे लेक्चर्स, इन चीजों को मैं बैकअप लेके रखूंगा इस हार्ड डिस्क के अंदर। ओके, सो हार्ड डिस्क स्लोअर होती है, तो इसका काम सिर्फ, इसको किस लिए यूज में लेना चाहिए, इसको सिर्फ बैकअप के लिए यूज में लो, ज्यादा बेहतर है, और ऐसी चीजें जिस पे रोज काम नहीं होता है। सो मैंने भी मेरे कंप्यूटर में क्या करा, बहुत ध्यान से समझो। मेरे कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं और विंडोज इंस्टॉल्ड है वो सी और डी ड्राइव में है। सी और डी ड्राइव मेरे इसमें मिलके है, दीज बोथ टुगेदर आर बेसिकली मेरी SSD, ये दोनों मिला के मेरी SSD है। मेरे इसमें SSD है 240 GB की SSD मेरे इसमें, और ये E, F और G जिनका मुझे कम काम पड़ता है, सिर्फ बैकअप लेना होता है, सिर्फ मूवी चलानी है तो ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें मेरी E, F, G ड्राइव में है, और ये मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक है। सो ये आपकी रिक्वायरमेंट आपको डिसाइड करनी है कि आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए और कम स्पीड चाहिए, या फिर आपका कम स्पेस में काम हो जाएगा और आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए, ठीक है। सो आज की डेट में लेकिन समझदारी इसमें, हार्ड डिस्क मत लो, SSD वाली लो। मैंने भी जब मेरा लैपटॉप लिया था इसमें मुझे सिर्फ हार्ड डिस्क आई थी, SSD नहीं थी। आज से 3 साल पहले ये लैपटॉप लिया था मैंने, इसमें देयर वाज नो SSD, ओनली हार्ड डिस्क ड्राइव। देन आई ओपन माई लैपटॉप और मैंने इसके अंदर SSD अटैच करी एक, तो अब SSD भी है और हार्ड डिस्क भी है, दोनों हैं, और ये मेरा बहुत अच्छे से मेरा पर्पस सॉल्व कर देती है ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। इसमें हम यहाँ पे जाके देख सकते हैं, वी विल बी एबल टू सी कि SSD और हार्ड डिस्क कहाँ हैं। तो डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है, क्लिक करने की जगह राइट क्लिक करो और उसमें डिस्क मैनेजमेंट, पर यहाँ पे कुछ भी चेंजेस मत करना गलती से भी, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ना। यहाँ पे देखो, ये दिख रही डिस्क 0 जो है वो 223 GB दिखा रहा है, कुछ 223.56, ये मेरी 240 GB की हार्ड डिस्क है बेसिकली, और नीचे 1 TB की SSD है, सॉरी ऊपर वाली SSD है, नीचे वाली मेरी हार्ड डिस्क है। SSD में मेरे C ड्राइव और D ड्राइव हैं, उसके अलावा भी कुछ पार्टीशंस हैं जो सिस्टम पार्टीशंस कहते हैं जिनको, और नीचे मेरी हार्ड डिस्क है जिसमें E, F, G ड्राइव है। ये टोटल 931.51 GB दिख रहा है, दैट इज 1 TB। अब एक क्वेश्चन, सर ये 240 GB की हार्ड डिस्क है ना, तो 223 क्यों दिखा रहा है? यहाँ पे 1 TB की हार्ड डिस्क है तो ये 931.56 क्यों दिखाता है? मेरे पास 16 GB की पेन ड्राइव है, उसमें से 14.1 GB क्यों दिखाता है? किसी ने ऑब्जर्व करा कभी ये? Has anyone? यस सर, Yes, sir. yes Yes, sir, sir. किसी को Yes, sir. 1004 MB का रहता है। किसी को पता है ऐसा क्यों? यस सर, क्योंकि 1 GB जो रहता है वो 1000 MB का नहीं रहता है, वो 1024 MB का रहता है। एग्जैक्टली। 24 MB ज्यादा होते हैं। किसने बताया तुमको? सर ये पता है पहले से। अच्छा चलो, अच्छी बात है। Sir, calculate.
जिनको नहीं पता उन लोगों को एक आध एक बार कैलकुलेट करके कभी बता दूंगा. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. मतलब ये बहुत अच्छी चीज़ है समझने. एक बेसिक चीज़ है कि आखिर 16 GB में पूरे 16 GB क्यों नहीं मिलते हैं आपको, पूरी 16 GB क्यों नहीं होती. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रैम या हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव्स की जब बात चलती है तो 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 ऐसा ही क्यों चल रहा होता है. वाई नॉट 5 GB की पेन ड्राइव, 10 GB की पेन ड्राइव, 20 GB की पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क, ऐसी कहानी क्यों नहीं चल रही होती. ठीक है. सो इस बारे में भी बात करेंगे. आज की डेट के लिए अपना यहाँ तक का टॉपिक समझना ज़रूरी था. बस इतनी कहानी सबको समझ में आनी चाहिए कि रैम का सिग्निफिकेंस क्या है. एवरीवन क्लियर विथ व्हाई रैम इज रिक्वायर्ड ऑन योर कंप्यूटर. तो क्या मैं बिना रैम के कंप्यूटर में कोई भी फाइल ओपन कर सकता हूं? No, sir. नो सर. No, sir. दिस इज sir. एज गुड एज कि कोई मुझसे कहे कि हवा के अंदर किताब ओपन करके पढ़ाई करो. है ना. इस चीज को इस चीज से रिलेट कर लेना. जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो इस बात को इससे रिलेट करना. ठीक है. अभी अपनी पूरा ये जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन प्रोसेस बची है, लेकिन ये अब इतने मक्खन जैसे समझ में आएगी, इतने बेहतरीन तरीके समझ में आएगी कि मतलब अपने को ज़्यादा समय नहीं लगेगा. ये डायग्राम मैंने स्पेसिफिकली बनाया था आज से कुछ 4-5 साल पहले. मुझे टाइम हो गया इसको बनाए. ये पूरा मैंने बनाया ये डायग्राम. इट टुक लॉट्स ऑफ वर्क फॉर मी, क्योंकि मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं, मैंने एडोब फोटोशॉप का यूज़ करके उस टाइम बनाया था. तब मुझे वो फोटोशॉप आता नहीं था, तो मैंने सीखा और बनाया और उसमें वो सारी चीज़ें दिखाई जो ज़रूरी है समझने के लिए कि हाउ अ जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स बेसिकली. ठीक है. सो इस चीज़ को बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत ढंग से पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं कल. आज जो चीज़ें पढ़ी उसमें किसी को कुछ और डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी, क्योंकि टॉपिक जनरल नॉलेज और बहुत बेसिक टॉपिक था आज का. सबको क्लियर है कि रैम की ज़रूरत क्यों है, कितनी रैम चाहिए. एक लैपटॉप या सेल फोन में मिनिमम रैम कितनी होनी चाहिए. तो 4 GB में काम हो जाता है बेसिक, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए. सेकेंडली सबको ये समझ में आया कि ज़्यादा रैम का मतलब ये नहीं होता है ज़्यादा स्पीड. स्पीड बढ़ती है प्रोसेसर से. प्रोसेसर जो प्रोसेसिंग करता है वो स्पीड देता है. तो स्पीड का रिलेशन किससे है? प्रोसेसर से, ना कि रैम से. ठीक है. लेकिन एक लेवल तक रैम से है. क्यों है? जैसे मान लो मुझे 2 बुक्स को ओपन करके नोट्स बनाने हैं, है ना. 2 बुक्स में से नोट्स बनाने हैं, या 3 बुक्स है मेरे पास, 3 रेफरेंस बुक्स है जिनका यूज करके मुझे नोट्स बनाने हैं या पढ़ाई करनी है, कुछ भी कर रहा हूं मैं. तो अगर मेरी टेबल बहुत छोटी है जिसपे सिर्फ मैं एक किताब और एक कॉपी रख पा रहा हूं, तो मैं 3 बुक्स ओपन नहीं करके रख पाऊंगा. मुझे 3 बुक्स एक के ऊपर एक रखनी पड़ेगी. फिर एक जब भी मेरे को किसी पे काम करना है तो ऊपर वाली बुक को उठा के नीचे रखूंगा, फिर उसमें से देखूंगा. फिर जिस बुक में काम करना है उसको उठा के ऊपर रखूंगा, फिर उसमें से देखूंगा. सो मेरी स्पीड के ऊपर फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं बार बार मुझे ये सारा काम करना पड़ेगा. तो एक लेवल पे रैम सफिशिएंट इनफ तो होनी चाहिए, है ना. बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी तो सफिशिएंट रैम चाहिए होती है. लेकिन फिर भी हमें आज पता है कि स्पीड का रिलेशन पूरी तरीके से प्रोसेसर पे है. क्लियर. दूसरा, हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में एसएसडीज फास्टर होती हैं. लेटेस्ट जनरेशन की चीज एसएसडी है और ये महंगी होती हैं एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क ड्राइव. ये भी आपको आज क्लियर हो चुका है. सर बोलो. सर, ज्यादा रैम और पावरफुल रैम में क्या अंतर है? ज्यादा रैम मतलब 2 सर, GB, जैसे 4 GB. स्पेस कितनी है रैम में? स्पेस कितनी है उसे बोलेंगे कि रैम कम है कि ज्यादा है कि क्या चीज. ठीक है. रैम में स्पेस मतलब कैपेसिटी. जैसे 2 GB रैम, 4 GB रैम. ठीक है. दिस इज कैपेसिटी. और एक होती है रैम की भी स्पीड. रैम में स्पीड मतलब कि कितनी तेजी से उसमें डेटा राइट किया जा सकता है, या उसमें से डेटा कितनी स्पीड से रीड किया जा सकता है. ठीक है. मायने रखाएगी ना ये स्पीड भी. जैसे पेन ड्राइव में तुम मूवी कॉपी करते हो, सारी पेन ड्राइव देखना तुम कभी ध्यान से, उस बारे में बात कर सकते हैं कभी. हर पेन ड्राइव की स्पीड अलग अलग होती है.
एंड यूजुअली यू विल सी कि आज की डेट में आती है एक पेन ड्राइव यूएसबी 3.0 वाली पेन ड्राइव, 3.1 भी आ गई है, 3.2 भी आ गई है। अभी मैंने जो हार्ड डिस्क खरीदी वो 3.2 वाली है, ठीक है। यूएसबी 3.2 की स्पीड्स विल बी फास्टर देन 3.1, फास्टर देन 3.0, और ये सारी पेन ड्राइव्स मान लो 16 जीबी की ही हैं। ऑल दी पेन ड्राइव्स आर ऑफ 16 जीबी, पर 16 जीबी वाली 3.0 वाली पेन ड्राइव की स्पीड स्लो होगी, 3.1 की तेज, 3.2 की और तेज, और अगर किसी ने सिर्फ 2.0 ले रखी है तब तो और भी स्पीड बिल्कुल ही गई भी थी, ठीक है। ये सिर्फ बेवकूफ बनाने वाली कहानी है। आज भी हम मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जाके उससे बोलते हैं हमें सिर्फ 16 जीबी की पेन ड्राइव दे दो। वो 16 जीबी की पेन ड्राइव देता है यूएसबी 2.0 वाली, आपको मान लो, अभी मेरे को एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता, मान लो उसने आपको दी 400 रुपीज की ये पेन ड्राइव, 16 जीबी 400 रुपए में, आप बड़े खुश। अब आपका दोस्त लेके आया, वो भी 16 जीबी की पेन ड्राइव लेके आया, वो यूएसबी 3.0 लाया था, उसको पड़ी 600 रुपीज में, तो आप उसको बोलते हो कैसा पागल है, मैं तो 16 जीबी 400 रुपए में खरीद के लाया। पर दोनों की स्पीड में जमीन आसमान का अंतर है, नियरली 10 टाइम्स का फर्क है, नियरली 10 टाइम्स, 2.0 से 3.0 में। पर हम क्या जब मार्केट में जाते हैं तो बात करते हैं इस बारे में, हम कोई किसी से पूछते हैं या कुछ बताते हैं कि भैया मुझे 2.0 दो कि 3.0 दो, ठीक है। फिर भी अब धीरे धीरे जाके अवेयरनेस आ रही है, थोड़े थोड़े अब लोग अवेयर हो रहे हैं इस चीज के लिए, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड्स। स्पीड होती है यूजुअली मेजर्ड की जाती है फ्रीक्वेंसी, स्पीड्स को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है, क्योंकि वो एक तरह की फ्रीक्वेंसी है कि कितना डेटा एट अ टाइम ट्रेवल कर रहा है इसमें, ठीक है, कितना डेटा एक सेकंड में ट्रेवल करके आ सकता है या जा सकता है, तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी होती है। रैम की स्पीड्स होती हैं 3200 मेगाहर्ट्ज, जैसे मानो दैट इज 3.2 गीगाहर्ट्ज, ये रैम की स्पीड है। और रैम की स्पीड आजकल मैच करने लग गई है प्रोसेसर की स्पीड से, इसलिए दोनों एक साथ बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं मिलजुल के, क्योंकि प्रोसेसर की स्पीड्स भी कुछ ऐसी आती हैं 3.2 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, कुछ इसके आसपास। बात समझ में आई? जिसका क्वेश्चन था उसको क्लियर हुआ? यस सर। हम रैम भी जब मार्केट में खरीदने जाते हैं, मैं अगर मुझे कंप्यूटर बनाना है, डेस्कटॉप कंप्यूटर, जब मैं असेंबल करता हूं, मैं खुद से डिजाइन करता हूं मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर यूजुअली, तो जब मैं खुद से बनाता हूं तो मैं देखता हूं कि रैम जो है वो कितनी स्पीड वाली है, 3.2 गीगाहर्ट्ज वाली है, 3.6 गीगाहर्ट्ज वाली है, 3.8। मेरा कंप्यूटर जितना मैक्सिमम सपोर्ट कर सकेगा, दूसरा मेरा बजट मेरे को जितना अलाउ करेगा, मैं उतनी मैक्सिमम स्पीड वाली रैम खरीदूंगा, ठीक है। मैं खरीदने में तो बिल्कुल जो लेटेस्ट है, मान लो और भी ज्यादा स्पीड वाली 4 गीगाहर्ट्ज वाली रैम अवेलेबल है मार्केट में, मान लो जस्ट इन केस, पर मेरे पास इतना बजट ही नहीं है। 4 गीगाहर्ट्ज वाली अगर रैम मैंने खरीद ली तो मेरा कंप्यूटर पड़ेगा मेरे को 1 लाख रुपए का, अब इतना बजट थोड़ी मेरे को 1 लाख रुपए का डेस्कटॉप बनाने में, ठीक है। सो इसीलिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी महंगे और सस्ते होते हैं, ठीक है, कई तरह के होते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। यहां तक सबको कहानी समझ में आई? कोई डाउट्स? अब एनीवन? तो सर ये DDR4 और DDR3 का क्या चक्कर है? वो भी सेम चीज जो मैंने बताया उसी को, ये जनरेशन्स हैं। DDR3 एक जनरेशन है जिसमें स्पीड्स जो मिलती हैं, मैं अभी थोड़ा सा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ पूरी तरीके से, पर मान लो कुछ 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक की स्पीड वाली जो रैम है उनको DDR3 बोल देंगे। DDR4 वाली जो रैम्स आ गई हैं वो 3 गीगाहर्ट्ज से 4 गीगाहर्ट्ज का कुछ रेंज है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं ध्यान है, आई विल सर्च आउट ऑन द इंटरनेट एंड देन आई विल बी एबल टू टेल यू। लेकिन इतना ध्यान रखो, ये जनरेशन है, रैम की जनरेशन, ये कम स्पीड वाली, ये ज्यादा स्पीड वाली आ गई, ठीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि अगर आपके कंप्यूटर पे DDR4 वाली रैम लगती हैं तो आप उस पर DDR3 नहीं लगा सकते, उनके स्लॉट भी अलग अलग होते हैं, फिट करने की जगह भी अलग अलग होती है। और कुछ? लेटेस्ट DDR4 है अभी फिलहाल में, DDR5 भी आ चुका है, आने की तैयारी में, ऐसा कुछ समझ लो मार्केट में। ओके, कोई और डाउट? एनीवन? सर बोलो। सर जैसे अपने कंप्यूटर में 4 GB रैम में सब SSD वगैरह है, पर सर फिर भी वो मोबाइल से कम फास्ट क्यों रहते हैं? अब सिर्फ स्पीड सिर्फ रैम या SSD से डिपेंड नहीं करती है,
आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या डाल रखा है उससे भी फर्क पड़ता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपने सॉफ्टवेयर्स कितने सारे डाल रखे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। फालतू के सॉफ्टवेयर दे इंस्टॉल करके रख रखे हैं आप। यूजुअली कंप्यूटर जब मार्केट से परचेज करके लाते हो लैपटॉप, तो वो कंप्यूटर की शॉप वाला आपको फॉर्मेट करके और उसमें सॉफ्टवेयर डाल के देता है। देखना वो ढेर सारे सॉफ्टवेयर डाल देगा जो आपके काम के ही नहीं, इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर डले रहते हैं उसमें। एडोब फोटोशॉप भी डला हुआ है और भी पता नहीं क्या क्या। एडोब फोटोशॉप सिस्टम की स्पीड बहुत स्लो कर देता है। सो ध्यान रखें, जितने सॉफ्टवेयर काम के बस उतने रखो। इन सब चीजों से मिला जुला के कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है। और विंडोज 10 की स्पीड यूजुअली आमतौर पे थोड़ी सी स्लो है एज कंपेयर टू अपने इसकी बात करें मैक कंपनी का iOS जो है। iOS के सेलफोन्स, एप्पल के सेलफोन्स की अगर आप बात करोगे तो उनमें तो आज भी 2 GB 4 GB मैक्सिमम बस इतनी रैम आ रही है, जबकि हमारे एंड्रॉयड सेलफोन्स में आज 4 GB मिनिमम हो गई है और बाकी आप 6 GB 8 GB 12 GB 16 GB रैम वाले सेलफोन्स खरीद सकते हो मार्केट में। लेकिन एप्पल के आईफोन तक में अभी इतनी रैम नहीं आई है। क्यों? क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है, उनका सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है। तो मैंने कहा ना, अभी ये सब चीजें आप धीरे धीरे और सीखते जाओगे। मेरे से जब अपन लोग यहाँ पे जब प्रोग्रामिंग करेंगे, हम जब जावा को और ढंग से आगे सीखते जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएगी कि आखिर हम कैसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो हम बना रहे हैं उससे कैसे फर्क पड़ेगा कि हमारा कम रैम में काम हो जाए या ज्यादा रैम में। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे और 12th क्लास तक आते आते तो डिटेल में होगा इस बारे में डिस्कशन, क्योंकि 12th में सिलेबस में रहेगा अपने को एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पता करना, मतलब प्रोग्राम की, सॉफ्टवेयर की एफिशिएंसी पता करना। ये हमारे सिलेबस का टॉपिक रहेगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो आज के टॉपिक को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूं। कुछ और किसी के डाउट्स हैं तो प्लीज उन डाउट्स को अपने पास नोट करके रखो, मिस मत करो। कल मुझसे पूछ लेना, कल मैं क्लियर करूंगा आप लोगों के डाउट्स। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय। आज के लिए मैथ्स की क्लास में पहुंचो। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।